स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र हम देख रहे हैं, पिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। पिछला वीडियो में हमने ठय प्रत्ययांत स्त्रीत्व की विवक्षा में लावणिकी शब्द को सिद्ध किया था। यहाँ हम कय प्रत्ययांत यादृश शब्द से बनने वाले यादृशी शब्द को सिद्ध करेंगे। जैसा कि तद्धित प्रकरण में कई जो सूत्र हमने देखे हैं उनमें टित आदि प्रत्ययों का अवलोकन किया गया। यहाँ हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण में कई प्रत्यय का निर्देश अष्टाध्यायी में किया गया है और कई प्रत्यय कृदंत होने के कारण से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक होता है। अतः कृदंत यादृश शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम यहाँ पर यादृशी शब्द को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है वह देखेंगे। कई प्रत्यय का यदि हम पूर्व में देखें तो त्यदादिषु दृशो अनालोचने कयच, त्यदादिषु दृशो अनालोचने कयच, इस सूत्र से कय प्रत्यय की प्राप्ति होती है। कय में यह अंतिम हल होता है। प्रत्यय के आदि में क वर्ग का ककार है, अतः लशक व तद्धिते से क की इत संज्ञा हो जाती है, कय में अशेष रहता है। तब हमारा रूप यादृश हलंत शब्द है, हलंत में अकार मिला दिया तो यादृश पूरा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में कय प्रत्ययांत यादृश शब्द से टिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः, इस सूत्र से अदंत प्रातिपदिक यादृश से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तब हमारी स्थिति बनती है यादृश प्लस गीप। गीप में अंतिम हल पकार है, अतः हलंत्यम सूत्र से पकार की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है यादृश प्लस गी। यादृश प्लस गी में प्रत्यय के आदि में स्थित गकार है क वर्ग का, अतः लशक्व तद्धिते सूत्र से आदि गकार को की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तब यादृश प्लस ई। अब यहाँ पर यचि भम सूत्र से ईकार परे होने पर आदि वर्ण समुदाय की अर्थात यादृश की भ संज्ञा होती है। यशेति च सूत्र से भ संज्ञक यादृश की टी अंतिम अकार का लोप हो जाता है। तब हमारे पास हल श शेष रहता है। ऐसी स्थिति में यादृश प्लस ई अर्थात यादृशी शब्द बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब यादृशी शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बनाने की प्रक्रिया
में सर्वप्रथम हमें सुप विभक्तियों की आवश्यकता रहती है। अतः सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भेस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप, यह सुप विभक्ति कहलाती है। तो इस सूत्र के साथ में सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्, ये पांचों सूत्र एक साथ प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि सूत्र के अर्थों को यदि हम देखें तो ज्ञाप प्रातिपदिकात् यानी गी प्रत्ययांत, आप प्रत्ययांत अथवा प्रातिपदिक से परश्च यानी परे, प्रत्ययः यानी प्रत्ययों की, प्रत्यय कौन से? सुपः, सुप प्रत्ययों की, और सुप प्रत्यय कौन से हैं? तो सु औजस आदि सुप प्रत्यय हैं, तो इनकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये पांचों सूत्र एक साथ प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद जो छठा सूत्र प्रवृत्त होता है वह हमें एक विभक्ति प्रदान करता है, द्वयेकयो द्विवचनैक वचने या बहुषु बहुवचनम। तो एकत्व की विवक्षा में एक वचन के प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन के प्रत्ययों की प्राप्ति होती है, और बहुत्व में बहुषु बहुवचनम के सूत्र के द्वारा बहुवचन के प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तो सु औजस आदि जो प्रत्यय बताए गए हैं ये क्रमशः तीन तीन के जोड़े से प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो सातों विभक्तियों के कुल 21 सुप प्रत्ययों का विधान बताया गया है, जो क्रमानुसार हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्रम से। अतः हम कहते हैं कि प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारी स्थिति बनती है यादृशी प्लस सु। अब सु चूंकि उपदेश है, उपदेश का मैं पीछे कई बार उल्लेख कर चुका हूं कि हमारे वैयाकरणाचार्यों के द्वारा जो भी चीज कही गई है वह सारी उपदेश है। तो सु आदि जो विभक्तियां हैं सूत्र से प्राप्त हुई हैं, अतः उपदेश है। तो उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र कहता है कि उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तो सु उपदेश है, सु में उ अनुनासिक है, अतः उकार की इत संज्ञा हुई, और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप होता है, अतः यहाँ इत संज्ञक उकार का लोप हुआ, तब यादृशी प्लस स यह स्थिति बनती है। यादृशी प्लस स जब स्थिति बनती है तो यादृशी गियंत शब्द है, गियंत होने के कारण से उससे परे सु के सकार यानी शेष बचे हुए सकार का लोप होता है, अलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रकृतम हल सूत्र से। तो सु के सकार का लोप होने पर हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्त्रीत्ववाची पद यादृशी सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम अनेकानेक कय प्रत्ययांत शब्द जैसे तादृश से तादृशी, कीदृश से कीदृशी, मादृश से मादृशी, त्वादृश से त्वादृशी, सदृश से सदृशी आदि प्रत्ययों को सिद्ध कर सकते हैं। पीछे हमने ठक और ठय प्रत्ययों का अवलोकन किया था। ठक प्रत्यय में हमने आक्षिकी शब्द सिद्ध किया था, और ठय प्रत्यय में हमने लावणिकी शब्द सिद्ध किया था। दोनों प्रत्ययों को यदि हम देखें तो ठक और ठय दोनों में ही ठकार शेष रहता है। तो क्योंकि क की अंतिम हल होने के कारण इत संज्ञा हो जाती है, यकार की भी अंतिम हल होने के कारण इत संज्ञा हो जाती है, तो ठ शेष रहता है। तो एक शंका मन में उपस्थित हो सकती है कि जब ठय और ठक दोनों से ही कार्य
एक ही रूप में सिद्ध होते हैं, तो फिर ठक और ठय को अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? केवल ठ ही कह देते तो भी काम चल सकता था। तो इसका उत्तर यह है कि ठ यदि कहते तो ठ के साथ में अन्य ठन आदि का ग्रहण भी हो जाता, और ठन में जो स्त्रीत्ववाची शब्द बनता है वह गीप प्रत्ययांत नहीं बनता है। अत इनी ठनऊ एक सूत्र प्रयोग किया जाता है, अत इनी ठनऊ तो उससे ठन प्रत्यय का निर्देश है। लेकिन वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप नहीं होता है, टाप ही होता है, इसलिए ठक और ठय को अलग अलग कहने की आवश्यकता पड़ी। यदि केवल ठकार या ठ प्रत्यय कहते तो ठन प्रत्यय के द्वारा जो पद बनता वह अनिष्ट पद बनता। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं भी कोई प्रश्न उपस्थित हो कि इस सूत्र में ठक और ठय को अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता थी, तो उसका उत्तर यही है कि यदि ठ ही कहते तो ठन प्रत्यय से की प्रवृत्ति नहीं होती, और ठन प्रत्यय से फिर जो रूप स्त्रीत्व की विवक्षा में बनता है वह अनिष्ट रूप बनता। इसलिए दोनों को भिन्न भिन्न कहा गया है। धन्यवाद।